अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आशिर अज़ीम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ZA Academy BK। कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स के 6 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 7वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहली कि पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या हैं। उसके बाद हम कंपोजिट अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स का प्रोग्राम बनाएंगे, जो कि हमने पहले पढ़ रखे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रोग्राम बनाएंगे टैब C++ में। तो उम्मीद है आपको समझ आएगी। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, तो अब हम पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट जो है उसका प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इंटीजर डिफाइन कर देता हूँ। इंटीजर m एंड n हम यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं कह देता हूँ m इज इक्वल टू 44 एंड लास्ट में सेमी कॉलन लाजमी लगाना है और ना एरर आएगा। और n इज इक्वल टू, अब यहाँ मैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगा। यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ यूजिंग प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्री इंक्रीमेंट यानी इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। तो ये पहले ही m की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट लगा देगा। इसका मतलब ये है कि प्लस कर देगा एक, यानी 44 है तो 45 हो जाएगी। तो अब मैं लिखता हूँ सी आउट में हमें जो मिले वो क्या हो, m इज इक्वल टू, ये एज इट इज शो करवाने के लिए। ठीक है, तो अब जो होगा, मैं अब जो m लिख रहा हूँ वो उसको कैलकुलेट करवाएगा उसके ऊपर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाकर। इसी तरह n इज इक्वल टू n एंड l। तो ये तो अब हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। अब हम साथ ही पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। उसके लिए फिर मैं लिखता हूँ m इज इक्वल टू 44 एंड n इज इक्वल टू m प्लस प्लस। अब इसका मतलब है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये बाद में प्लस प्लस हमने 2 दफ़ा लगाया है। तो अब साथ में लिख भी देता हूँ कमेंट के लिए, यूजिंग पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अब मैं इसका सी आउट लिखता हूँ। सी आउट सेम वैसे ही लिखना है, m इक्वल टू m और फिर n को कैलकुलेट करवाने के लिए n एंड l। यहाँ आप m n की जगह a b भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं एक 0, तो अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया है। अब पहले देखें ना, पहले इस चीज़ को उसने कैलकुलेट किया है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो आप देखें कि 44 था m, उसने पहले ही m में एक इंक्रीमेंट लगा के n को वही वैल्यू असाइन कर दी है जो इंक्रीमेंट हमने लगवाया है। मतलब 1 का इंक्रीमेंट उसने करना था। ठीक है, प्लस प्लस से 1 का इंक्रीमेंट ही होता है। तो उसने 45 कर दी m की वैल्यू और फिर वही वैल्यू असाइन कर दी n को। ठीक है, और दूसरे केस में क्या किया उसने, उसने m की एक वैल्यू बढ़ाई। ठीक है, लेकिन n की वही वैल्यू रख दी। ठीक है, जो पहले ही m की थी। तो इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है बंदा पोस्ट और प्री में। प्री में क्या होगा कि आपको जो है ना प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब हम यूज करेंगे तो वो m में एक ऐड करके और वही ऐड की हुई वैल्यू n को असाइन कर देता है।
जबकि पोस्ट में क्या होता है कि वो एक का इंक्रीमेंट लगा के, ठीक है, प्रीवियस m वाली वैल्यू n को असाइन कर देता है, ठीक है। तो इसी तरह प्री डिक्रीमेंट और प्री पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई ज्यादा चक्कर नहीं है, बस यहाँ माइनस का साइन होगा तो वो उल्टा काम करेगा, एक सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये देखें, अब मैं यहाँ डिक्रीमेंट लिख देता हूँ। डिक्रीमेंट, सो अब क्या होगा, अब देखते हैं। अब देखें, m की वैल्यू 44 थी, उसने m की वैल्यू एक कम की और वही कम की हुई असाइन कर दी n को। और इसमें यह है कि उसने m की वैल्यू एक कम की पोस्ट डिक्रीमेंट में, और n की वैल्यू वही रखी जो पहले m की थी। बस ये थे जो है ना इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में था कि वो क्या है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ स्लाइड में भी लिख रखा है। तो इसमें आप देखें ना, ये देखें, द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज अप्लाइड टू m इंक्रीमेंट m टू 45, जैसे 44 था तो वो m को उसने 45 एंड देन असाइन द वैल्यू टू n, वही वैल्यू उसने n को असाइन कर दी। सो बोथ वेरिएबल हैव द सेम वैल्यू व्हेन द नेक्स्ट आउटपुट एग्जीक्यूट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में क्या होगा, n इज इक्वल टू m प्लस प्लस, तो द पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज अप्लाइड टू m इंक्रीमेंट m टू 45 कर देगा ओनली आफ्टर इट हैज असाइन। जैसे ही उसको हमने उसने m को वैल्यू असाइन की तो वो 45 हो जाएगी एंड असाइन द वैल्यू ऑफ m, तो फिर जो n है उसको वो वही वैल्यू दे देगा m वाली जो प्रीवियस वैल्यू होगी, जैसे 44 था। सो n हैज द वैल्यू 44 व्हेन द नेक्स्ट आउटपुट लाइन एग्जीक्यूट। तो ये पेपर में भी अक्सर आ जाता है। तो ये था प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको हम कैसे यूज करेंगे। अच्छा, तो अब हम कंपोजिट अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। कि हमने जो पहले असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़े थे उनको हम डेव C++ में कैसे यूज़ करेंगे। तो चलें प्रोग्राम बनाने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंटीजर डिफाइन करता हूँ, इंट n। एक इंटीजर मुझे ज़रूरत होगा इसमें, तो मैंने वो डिफाइन कर दिया n, और मैंने सी इन लगा दिया उस पर, सी इन n, और सी आउट n इज इक्वल टू सी आउट n as it is, n is equal to n and l। उसके बाद अब मैं यहाँ कंपोजिट असाइनमेंट ऑपरेटर पहला यूज करता हूँ, वो क्या था, n प्लस इक्वल टू, लेट्स सपोज 10 करते हैं हम। और मैं अब ये क्या करेगा, जो n की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ जो भी, उसके अंदर 10 को ऐड कर देगा, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूँ सी आउट आफ्टर n प्लस इक्वल टू 10, जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, n इज इक्वल टू n। एंड l। अच्छा, अब ये क्या करेगा, यानी सी इन में हमने लेट्स सपोज 10 रखा है, तो सी आउट में पहले ये 10 एज इट इज लाएगा, ठीक है। उसके अंदर फिर नेक्स्ट स्टेप पे जब जाएगा तो
क्योंकि अब हमने n प्लस इक्वल टू डाल रखा है तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करेगा और n की वैल्यू में 10 ऐड करके n की वैल्यू चेंज करके हमें वो वाली वैल्यू देगा कि जो हमने n की रखी थी और उसके बाद उसके ऊपर जो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है उसके अंदर कितनी वैल्यू ऐड की गई है या सब्ट्रैक्ट की गई है उसको भी कैलकुलेट करेगा और फिर n की वैल्यू देगा। तो इसी तरह फिर अगले स्टेप पे मैं करता हूँ n इज इक्वल टू, अब मैं माइनस वाला यूज कर लेता हूँ, n माइनस इज इक्वल टू मैं करता हूँ कि 5, ये 6 कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, यहाँ मैं कमेंट भी लिख देता हूँ, ये करेगा सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम n, ये n में से 6 जो n की वैल्यू होगी उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर देगा। अब इसका भी मुझे सी आउट लिखना पड़ेगा, सी आउट आफ्टर n माइनस इक्वल टू 6 n इज इक्वल टू एंड l। तो अब मैं क्या करता हूं, अगर इसको मैं यहां कंपाइल करता हूं और मैं n की वैल्यू देता हूं 10, तो देखें n प्लस इक्वल टू n इज इक्वल टू 20। अब इसने क्या किया, यहां से इसने कंपोजिट ऑपरेटर जो हमने लगा रखा है यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसने उस n के अंदर 10 को ऐड कर दिया, प्लस इक्वल टू 10 किया ना, तो जो है कि n में 10 को वो ऐड करेगा तो n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। फिर इस 20 में अब ये n की वैल्यू हो चुकी है 20, तो अब दूसरे वाला फंक्शन देखें तो उसमें है कि n माइनस इक्वल टू 6, यानी उस n में से 6 को माइनस कर दो जो लास्ट वाला यानी कैलकुलेट होके आ चुका है, यानी 20 में से 6 माइनस किया तो फिर 14। इसी तरह फिर हम आगे भी कर सकते हैं, जैसे अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, n मल्टीप्लाई बाय 6 सो इक्वल टू, सो n मल्टीप्लाई इक्वल टू 6 करके देखते हैं। और अब ये क्या करेगा, कमेंट में लिख देते हैं कि ये मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई n बाय 6। सो अब हम सी आउट लिखेंगे, सी आउट आफ्टर n, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये क्योंकि एज इट इज शो होगा। तो आफ्टर n मल्टीप्लाई इक्वल टू 6 n इज इक्वल टू, क्योंकि हमने 6 से किया तो इसलिए 6 लिख रहा हूं मैं, n एंड l। तो अब मैं इसको कंपाइल करता हूं, n को फिर वही 10 रख रहा हूं, तो अब ये देखें 20 माइनस 6 14 और 14 मल्टीप्लाई बाय 6 84। तो इसी तरह आप डिवाइड वाला भी यूज कर सकते हैं, n डिवाइडेड बाय इक्वल टू n रिमाइंडर इक्वल टू, सो यूं ही ये चलता जाएगा, n की वैल्यू में चेंज लाता जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से तो असाइन करता जाएगा वो। तो ये था कंपोजिट असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज। अच्छा, तो इस प्रोग्राम में हम फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का एक न्यू तरीका तलाश करेंगे। उसमें यह है कि हम बहुत सारी ना इफ स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इंटीजर डिफाइन करता हूँ a b c d। अब देखें इसमें आप बहुत सारी वेरिएबल भी रख सकते हैं, बहुत सारे इंटीजर्स भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मज़े का प्रोग्राम बनेगा। तो सी आउट में मैं लिखता हूँ
इंटर 3 बल्कि 4 नंबर्स। उसके बाद मैं लिखता हूँ इन पे सी एन, इन पे मैं सी एन लगाता हूँ ए बी सी और डी चारों पे। अब मैं लिखता हूँ इंटीजर की फॉर्म में मिनिमम इज इक्वल टू ए। मिनिमम कह दिया मैंने ए को, ठीक है। इफ बी लेस देन मिनिमम then we will get minimum is equal to b, और if c less than minimum, अब ये सबको कंपेयर करवाएगा, less than minimum then minimum is equal to c, and if d less than minimum, so minimum is equal to d। so अब सी आउट में क्या होगा, सी आउट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम। अब ये मिनिमम को ही इस इफ कंडीशन में वो कंपेयर करवाएगा जितनी भी हैं। अब देखें ये तकरीबन 4 बन जाएंगी ना टोटल वैल्यूज, तो इसको हमने कह दिया पहली को इंटीजर की फॉर्म में ए को कि ये एक छोटी वैल्यू है, लेकिन इससे भी छोटी अगर बी है तो फिर बी आए, फिर इस बी में जो मिनिमम है ना वो देख इसको कैलकुलेट कर लेगा, फिर मिनिमम देखेगा कि सी इन दोनों में से छोटी है तो फिर सी को कैलकुलेट करवा देगा, फिर वो इन तीनों को देख चुका होगा तो फिर डी वाली कंडीशन पे आएगा तो वो देखेगा कि डी तो फिर इससे भी छोटा है, यानी इन तीनों में को जो उसने कैलकुलेट करवा लिया है, तो फिर वो डी को मिनिमम तस्वर करेगा और लास्ट में हमें मिनिमम वैल्यू यहाँ पे उसे अगर मिल जाती है, चेक वो चारों को ही करेगा, जिसमें वो देखेगा कि इन सब में से कम जो है ना वो है, तो वो वाली इफ कंडीशन को वो मतलब एग्जीक्यूट करवा देगा इस सी आउट में। तो ये है कि ये कंपेयर करवाते हैं, ये वाला प्रोग्राम है, इसमें वो खुद ही कंपेयर करवाएगा और जो भी होगी मिनिमम वैल्यू वो प्रिंट आउट कर देगा आउटपुट में। तो चले देखते हैं हम। तो पहला है कि ए में रखता हूँ 2 एंड देन 4 एंड देन 1 एंड देन 6, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1। अब उसने ये देखा है कि ये वाली जो सी वाली वैल्यू है ये सबसे छोटी है, उसने देखा चारों को ही है जितने हैं ना ये तीनों, तो इसमें आप और भी इफ़ यूज़ कर सकते हैं और भी वेरिएबल बढ़ा सकते हैं। अगर मैं यहाँ ई करता हूँ और फिर मुझे यहाँ सी में भी एक ई को ऐड करना पड़ेगा एंड लास्ट में मुझे यहाँ भी इफ ई लेस देन मिनिमम देन मिनिमम इज इक्वल टू ई। तो अब अगर मैं इसको कंपाइल करवाता हूँ और अब मुझे 5 वैल्यूज देनी पड़ेंगी, 2 7 3 5 3 और 4, सॉरी वेट दोबारा करना पड़ेगा। तो इसके लिए 3 4 2 1 एक और 5, तो इनमें जो छोटी है वो उसने कर दी। इस तरह मैं चेंज भी कर सकता हूँ वैल्यूज़ को, 6 5 7 9 9 2, मिनिमम वैल्यू इज़ 5। तो ये भी एक तरीका था मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने का। अच्छा, तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को डेफ C++ में क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले इंटीजर्स डिफ़ाइन कर लेता हूँ। कोफिशिएंट कितने होते हैं? 3, A B C क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो A B एंड C को मैंने डिफ़ाइन किया। अब मैं सी आउट में लिखता हूँ
enter the coefficients a and b and c। उसके बाद मैं सी इन अप्लाई करता हूँ, सी इन ए बी सी। अच्छा उसके बाद एक मैं कंडीशन अप्लाई करूँगा, वो किस लिए, उसकी वजह भी मैं बताऊँगा साथ। ए इज इक्वल टू 0.0 एंड इसको हम यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे, एक और करली ब्रैकेट्स। तो मैं लिखता हूँ सी आउट अनडिफाइंड एंड एल। अच्छा अच्छा, इस कंडीशन का क्या रोल है, वो ये है कि अब जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये जो है ना, इसके अंदर डिवाइड में आ रहा है 2a, तो अगर a 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब ये कि हमारा जो फार्मूला है वो अनडिफाइंड वैल्यू देगा, रूट्स अनडिफाइंड हो जाएंगे। तो उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई की है कि अगर इस इन में जो सी इन में हम a को 0 पुट करें तो हमारा जो आंसर आए वो अनडिफाइंड आए। तो इसलिए ये कंडीशन हमने पुट की है। तो अब आगे चलते हैं, आगे मैं फिर लिखता हूँ डबल। अब दो रूट्स निकलते हैं ना, x1 और x2। अब यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिख नहीं सकते तो आपने x1 और x2 ही लिखना है, जबकि जो ये 1 जो है ये सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है। उसके बाद अब हम x1 को लिखेंगे, x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं SQRT। तो उसके बाद b, यहाँ अब बी स्क्वायर हम नहीं लिख सकते, तो हमने b क्रॉस b यानी b मल्टीप्लाई b लिखना है, तो उसका मतलब भी b स्क्वायर होता है। तो उसके बाद माइनस 4a 4 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई c। सो ये इसको अब हमने डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 2 सॉरी ब्रैकेट में 2a एंड देन लास्ट में सेमीकोलन। इसी तरह अब यहाँ हमने इसको कॉपी करना है यहाँ से, और हमने नीचे पेस्ट करना है। अब हम इसको इकट्ठा नहीं लिख सकते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। तो इसको अलग-अलग करके ही लिखना है। तो अब यहाँ दूसरा रूट होता है, उसके अंदर यहाँ माइनस होता है, तो इस वजह से यहाँ माइनस लिखेंगे। सो अब मैं इंटर करता हूँ। अब मैं सी आउट लिखता हूँ, सी आउट द रूट्स आर x1 इज इक्वल टू, वो x1 को कैलकुलेट करें, सॉरी यहाँ x2 लिखेंगे क्योंकि ये सेकंड रूट होगा। तो यहाँ मैं x1 लिखता हूँ एंड देन मैं लिखता हूँ x एंड x2 इज इक्वल टू x2। ये x2 को कैलकुलेट करेगा। लास्ट में लिखते हैं रिटर्न 0। तो अब अगर मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ प्रोग्राम को, कहीं अगर एरर ना हो, तो यहाँ लिखता हूँ मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। सो ये कंपाइल हो गया। अब मैं पहला रूट यानी पहला कोफिशिएंट 1
2 3। तो इसमें हमारे पास जवाब में x1 अच्छा, तो थोड़ी सी गलती थी प्रोग्राम में, वो ये थी कि यहाँ मैंने एक ही दफ़ा इक्वल का साइन यूज़ किया था, तो यहाँ हमने डबल असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है। ठीक है, डबल इक्वल। तो अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। 1 2 एंड 3, यानी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3। तो हमें रूट्स क्या मिले हैं, x1 इज इक्वल टू -6 और x2 इज इक्वल टू -8। ये आप चाहें तो इधर वैल्यूज़ पुट करके क्वाड्रेटिक फार्मूला में अपने हाथ से भी निकाल सकते हैं, यही आएंगे। तो देखें, क्वाड्रेटिक फार्मूला का पूरा सोल्यूशन हम आराम से यहाँ प्रोग्राम में निकाल सकते हैं, उसका प्रोग्राम बनाकर डेव C++ में। अब हम क्या करते हैं कि मैं अब ऐसे करता हूँ कि a को 0 रखता हूँ, ये चेक करने के लिए कि इफ़ वाली कंडीशन क्या यहाँ अप्लाई हो चुकी है। तो अब देखें, द रूट्स आर, ये n लिखा गया, मीन के ये इनफिनाइट है, यानी अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का यहाँ हमें आंसर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो इसको एग्जीक्यूट करवा रहा है। जब हमने a को 0 रखा है तो यहाँ हमने कंडीशन अप्लाई की है कि अगर a 0 होगा, क्योंकि समथिंग ओवर 0 वो फिर हमें कोई अनडिफाइंड चीज़ ही मिलेगी। तो फिर उसने इस कंडीशन को पकड़ लिया है। जैसे ही उसने देखा है कि a 0 है, बस इसी कंडीशन को उसने प्रिंट आउट करवा दिया, आगे वो प्रोसेस ही नहीं हुआ। लेकिन जब a की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो यहाँ हमने a इज इक्वल टू 0.0 इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ डबल यूज़ कर रहे हैं, और डबल इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर हमें क्योंकि हम यहाँ इंटीजर्स की फॉर्म में डेटा नहीं लिख रहे हैं, कि मतलब पॉइंट में भी हमें आंसर चाहिए, तो ये डबल या फ्लोट जो होता है वो पॉइंट में भी हमें आंसर उस शो करवाता है। तो ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक दफ़ा फिर मैं चेक करवा देता हूँ आपको, 2 2 और 2। तो रूट्स आर x1 इज इक्वल टू -4 एंड x2 इज इक्वल टू -5। तो अब अगर इसमें थोड़ी सी ना ये फासला नहीं आ रहा, तो ये ना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए आप स्पेस भी दे सकते हैं सी आउट में। तो अब अगर मैं कंपाइल करता हूँ तो क्या होता है, 2 3 34। तो अब अगर देखें तो ये देखें यहाँ स्पेस भी आ रही है। तो ये था कि हम कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला बना सकते हैं, उसका प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं डेव C++ में।